गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, हम कर रहे थे चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। आगे हम इसी को आज कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे 1.1 पार्ट 3। फर्स्ट वीडियो में 1.1 में हमने रिलेशन की डेफिनेशन की। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हमने इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा और हमने क्वेश्चन नंबर 1 के मैक्सिमम पार्ट करके इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया। सेकेंड वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 to 6, 10, 15 एंड 16 किए। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 11 एंड 12। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 बोथ आर इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड के पेपर्स में आए हुए हैं, तो हमने इनको ध्यान से करना है। हमारा वही बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक बार हम इक्विवेलेंस रिलेशन, ए रिलेशन इज नोन एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यस, इसको सम अप कर लेते हैं थोड़ा सा। रिफ्लेक्सिव कब होता है? व्हेन a comma a it belongs to R for all small a belonging to set A। उसके बाद हमने पढ़ा था सिमेट्रिक। यस, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? इफ AB belonging to R implies BA it belongs to R for all AB belonging to set A, जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइंड है। उसके बाद ट्रांजिटिव। कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है? इफ AB belongs to R and BC belonging to R implies AC it belongs to R for all A, B, C belonging to कैपिटल A, जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन है। यस, ये हमने तीनों पार्ट्स में डेफिनेशन की है। अब मेरे को लगता है सब बच्चों को ये याद हो जानी चाहिए। यस, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेट अस अंडरस्टैंड। पहले इसको समझते हैं, इसमें है क्या। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए। ये मेरे पास सेट ए है, हाँ जी, जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन है वो मेरे पास क्या है? सेट ए। यस, व्हाट इज दैट? 1, 2, 3, 4, 5। सेट ए में मेरे पास ये एलिमेंट्स है और रिलेशन आर क्या है मेरे पास, जो इस सेट ए के ऊपर डिफाइंड है। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट A minus B mod is even। मीन्स A B को कब रिलेट करेगा? जब इन दोनों के डिफरेंस का मॉडुलस इवन होगा तो A B को रिलेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब हमें इसे प्रूव करना है। इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे? रिफ्लेक्सिव। हाँ जी, लेट अस चेक व्हाट इज रिफ्लेक्सिव की। मैंने यहां डेफिनेशन लिखी। कोई भी रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव होता है? इफ स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए इंप्लाइज ए इट बिलोंग्स टू आर। मींस सेट ए का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, हर एलिमेंट, फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए। हाँ जी, अब यहां पे देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखूं, अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम चाहे ना भी लिखें, ये सीधा भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन आर में हमें ये कहा गया ए माइनस बी मोड इज इवन। तो मैं ऐसे लिख सकती हूं, फॉर एनी स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए माइनस ए मोड। अगर ए में से ए को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बी 0, विच इज इवन। क्यों इवन है? बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2। 0 डिवाइडेड बाय 2 0। क्लियर?
इसका मतलब है मैं इस सेट ए का कोई भी एलिमेंट ले लूं, उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करूं तो वो इवन होगा. देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव. ये मेरा रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया. क्लियर? फॉर एनी स्मॉल ए मीन्स इसका हर एलिमेंट अपने आप को रिफ्लेक्सिव है. क्लियर? अब सेकंड हम करेंगे. यस, सिमेट्रिक कोई भी रिलेशन कब सिमेट्रिक होता है? इफ ए बी बिलोंगिंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए इट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? फॉर ए कोमा बी बिलोंगिंग टू ए के मैं कोई भी दो एलिमेंट्स ले लू, ए बी इट बिलोंग्स टू आर implies, yes, what does this implies? A B R को कब बिलोंग करेगा? When A minus B mod is even. Now this implies अगर मैं मॉडुलस के अंदर ही माइनस कॉमन ले लू बेटा, then it will become B minus A. Now modulus of B minus A negative of B minus A, this will be equal to B minus A mod. क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का मॉड सेम होता है, is even. Now if B minus A mod is even, this implies B comma A it belongs to R. Therefore AB belonging to R implies BA belongs to R. Therefore, R is symmetric. अब हम प्रूव करेंगे ट्रांजिटिव. यस, ट्रांजिटिव. कोई भी रिलेशन आर कब ट्रांजिटिव होता है? फॉर ए बी सी belonging to set A, AB and BC belongs to R. They will imply AC belongs to R. Now AB and BC belonging to R, AB belongs to R, it means A minus B mod is even. BC belongs to R and B minus C mod is even. Now A minus B mod is even, C minus A mod is even. This implies अब हम इनकी जो बीच की क्वांटिटी है मॉडुलस ऑफ A minus B plus B minus C is even. देखिए बेटा, A minus B mod is even, B minus C mod is even, तो इनका सम भी क्या होना चाहिए? वो इवन होना चाहिए. और जैसे हम इनको प्लस करेंगे माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा. दिस विल इंप्लाइज A minus C mod is even. अब A minus C mod is even, this implies A comma C it belongs to R. Therefore R is transitive. This is transitive. Now if a relation R is reflexive, symmetric and transitive, then it will be an equivalence relation. Therefore R is an equivalence relation. ये हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया. फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना था इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. अब हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट, शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर. ये मैं आपको यहां पे करके दिखाती हूं बेटा. हाँ जी, नेक्स्ट मेरा क्या पार्ट है? Show that all elements of 1 3 5 are related to each other. Yes, you see here beta, 1 3 और 5 दोनों को रिलेट कर रहा है. कैसे रिलेट कर रहा है? देखिए इधर, as 1 minus 3 mod
क्या होगा? 2 होगा. 1 minus 5 mod 4, that is again an even number. अब 3 को देखो, 3 minus 1, इसका मॉडुलस अगेन 2. यहां पे ये अदरवाइज -2 आएगा, जब उसका मॉडुलस लेंगे तो वो 2 हो जाएगा. यहां पे 2 होगा. नाउ 3 minus 3 mod रिलेटेड टू ईच अदर है, वो हमें नहीं देखना चाहिए. 3 minus 5 mod, that is 3 is related to 1, 3 is related to 5. अगेन दिस इज इवन. अब 5 को चेक करो, क्या ये सबसे रिलेट कर रहा है? यस. 5 minus 1 mod 4, even number. 5 minus 3 mod, again it is an even number, are even. Therefore every element of set 1, 3, 5 is related to each other. Is related to each other. Yes beta, now next part. Show that all elements of 2 and 4 they are related to each other. बिल्कुल उसी तरह से 2 and 4, मेरे पास ये सेट है 2, 4. अब आप देखिए 2 minus 4 बिल्कुल यही की यही चीज. 2 minus 4 mod and 4 minus 2 mod are also even. Therefore they are related to each other. बिल्कुल exactly same. अब next part क्या है? But no element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4. अब हमने जो मेन पार्ट चेक करना है वो ये देखना है, इसके एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, इसके भी सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, लेकिन 1, 3, 5 and 2, 4 इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, और ऐसे ही इसका कोई भी एलिमेंट इसके साथ रिलेटेड नहीं है. क्यों नहीं है? जस्ट सी. इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 minus 2 mod, देखो इट इज नॉट एन इवन नंबर, इट इज एन ऑड नंबर. -1 1, इसलिए वो रिलेट नहीं करेगा. नेक्स्ट 1 and 4, अगेन नॉट एन इवन नंबर. अगेन 3 2, 3 4, 3 minus 4 modulus, again 5 minus 2, then 5 minus 4. इसका मतलब इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं कर रहा. क्यों? बिकॉज आर नॉट इवन. एंड सिमिलरली आप इसका चेक करो, 2 minus 1 mod, and similarly 2 minus 1 mod, 2 minus 3 mod, yes, 2 minus 5 mod, and 4 minus 1 mod, 4 minus 3 mod, 4 minus 5 mod are not even. Therefore, no element of 1, 3, 5 is related to 2, 4 and no element 2, 4 is related to 1, 3, 5. Clear? बेटे मेरे बच्चे देखिए, इस समय आपका जो पेपर आना है वो 80 मार्क्स का आना है. अगर ये दोनों पार्ट्स आएंगे तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में डिजर्व करता है. क्लियर? अगर 4 मार्क्स में आएगा तो केवल ये ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा, लेकिन अगर ये आ जाता है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. बस आप उनके डिफरेंस का मॉडुलस देखो, इवन नहीं है तो इसलिए वो रिलेट नहीं कर रहे. अगर इवन होगा तो वो रिलेट कर जाएंगे. इस सेट में आपस में इनका डिफरेंस इवन है इसलिए वो रिलेट कर रहे हैं. सिमिलरली है, लेकिन एक दूसरे से नहीं रिलेट कर रहे हैं क्योंकि उनके डिफरेंस का मॉडुलस इवन नहीं है. यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट मैंने यहां लिखी है. ये बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है. अब आप देखो, मैं इसी में ही चेंजेस कर दूंगी. कैसे? हमने कुछ नया ही नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल, पहले मेरे पास सेट था 1 2 3 4 5, है ना, लेकिन अब मेरे पास सेट क्या है? सेट ए मेरा अब क्या हो गया है? अब मेरा सेट ए है x
belonging to Z, it is an integer and it is greater than equal to 0, less than equal to 12. Greater than equal to 0, it means it will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, less than equal to 12. ये मेरा सेट ए हो गया, बस इतना सा चेंज, 5 तक ना हो गया 12 तक हो गया और 0 से हो गया. और रिलेशन हमारा क्या है, a माइनस बी सच दैट a माइनस बी मॉड इज ए मल्टीपल ऑफ 4. यहां पे a माइनस बी मॉड इवन था और यहां पे हम क्या लिखेंगे, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 4, is a multiple of 4. Multiple of 4 means 4 से 4 की टेबल या तो वो 0 होना चाहिए 4 होना चाहिए. जैसे आप 4 की टेबल देखिए, 0, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, like this. Means it should, इनमें से कोई नंबर होना चाहिए उनका जो a minus b mod it should be a multiple of 4. Yes. Now सबसे पहले reflexive. For any small a belonging to capital A minus a is equal to 0, which is, आप यहां बस यही लिखोगे जो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है. इवन ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, इट इज मल्टीपल ऑफ 4. देखिए एग्जैक्टली सेम वही स्टेप्स, कुछ भी नया नहीं है. Therefore R is reflexive. किसी भी नंबर को अगर मैं उसी नंबर से माइनस करूंगी तो 0 आएगा. ऑफ कोर्स 0 इज एन मल्टीपल ऑफ 4. मल्टीपल ऑफ 4 या फिर कई बार लिख देते हैं डिविजिबल बाय 4. 0 डिवाइडेड बाय 4, 4. ओके जी, नेक्स्ट आइए आप सिमेट्रिक. फॉर ए बी बिलोंगिंग टू ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इज इवन. अब मैं यहां इवन ना लिखकर हर स्टेप में हम क्या लिखेंगे, is a multiple of 4. Is a multiple of 4. Yes, माइनस कॉमन ले लिया मॉडुलस के अंदर. is a multiple of 4. then जब हम उसका मॉडुलस लेंगे माइनस साइन हट जाएगा. this b minus 4 again is a multiple of 4. Therefore BA belongs to R. पहले था A minus B mod, अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया B minus A mod. जब मॉडुलस लेते हैं नेगेटिव साइन हट जाता है B minus A mod. It means BA it belongs to R. B minus A mod, if it is a multiple of 4, then it will belongs to R BA. Now therefore AB belonging to R, this implies BA it belongs to R. Therefore R is सिमेट्रिक. सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही हम ट्रांसिटिविटी में इसको कैरी ऑन करेंगे. देखिए कैसे करेंगे. फॉर ए बी सी बिलोंगिंग टू द सेट ए के मैंने कोई भी 3 एलिमेंट्स हम ले लेंगे. ए बी एंड बी सी इट बिलोंग्स टू आर. नाउ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 4. तो हम दोनों के आगे लिखेंगे. यहां पर थोड़ा इसको हम एक अच्छी तरह से लिख लेते हैं इसके अकॉर्डिंगली. कैसे, देखिए a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4. यस लिखिए, a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड b माइनस c mod is also multiple of 4. Now a minus b is a multiple of 4. It means a minus b mod is equal to 4m. And b minus c is a multiple of 4. It means b minus c mod is equal to 4m. Where m and n हमें ये लिखना है. m and n they are natural numbers. आप mn लिख दो, लैम्डा म्यू लिख दो, कुछ भी लिख दीजिए. अब आप देखिए यहां पर इफ a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, दिस इज इक्वल टू 4m. और अगर मैं ये मॉडुलस साइन हटा दूं, मेरे को यहाँ पे फिर यहाँ पे दोनों प्लस माइनस 4m, प्लस भी लिखना है माइनस भी लिखना है.
and b minus c, this is equal to plus minus 4n, where m and n, they are the natural numbers. कुछ एक बुक्स में ये स्टेप नहीं करेंगे, अंडरस्टूड होता है. क्यों अंडरस्टूड होता है? क्योंकि अगर कोई भी नंबर, सपोज कर लो 12 है, 8 है, 4 है, these are मल्टीपल ऑफ 4, अगर मैं इनके आगे प्लस माइनस लिख दूं तब भी ये मल्टीपल ऑफ 4 होंगे. इसीलिए कुछ एक बुक्स में ये स्टेप नहीं करते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाया, बच्चों के मन में डाउट रहता है कि ये कैसे हो गया, तो आपको इसीलिए अगर यहाँ पे मॉडुलस हटाया तो यहाँ पे प्लस माइनस लिख दीजिए. अब आप देखो बेटे, ये नंबर दोनों मल्टीपल ऑफ 4 है. अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, उनका सम भी जो होगा वो भी मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया, यहाँ पे राइट हैंड साइड को ऐड करो, प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n. यस, अब आप देखिए प्लस बी माइनस बी कैंसल, यू आर लेफ्ट विद a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस, दोनों में से 4 कॉमन ले लो, m प्लस n. क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है तो मैं इसको लिख सकती हूं a माइनस सी मोड इज इक्वल टू 4 m प्लस n, कोई इंटीजर दे दो या इसको ऐसे भी लिखा रहने दे, कोई हर्ज नहीं है. a माइनस सी मोड इज ए मल्टीपल ऑफ 4, therefore a माइनस सी. सो हाँ, नाउ आपकी ट्रांसटिविटी क्लियर हो गई. a b and bc belongs to r. This implies a minus c mod is a multiple of 4. It means a comma c, it belongs to r. Therefore r is transitive. अब क्या प्रूव हो गया? जो r है वो क्या है? ट्रांजिटिव है. सेम एग्जैक्टली वही स्टेप्स, कुछ हमने नया नहीं करना. ये क्वेश्चन नंबर 9 एग्जैक्टली 8 की तरह है. ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में आए हुए हैं. अगर हम पिछले साल के पेपर्स देखते हैं, आपका बिल्कुल कोई डिफरेंट स्टेप नहीं है. अब आप इसमें देखिए, बिकॉज इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. उसके साथ क्या लिखा हुआ है? फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस. अब हमारे पास ये चीज नहीं है, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है? फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन. यहां देखिए बेटा, हमारा रिलेशन क्या कहता है? ए बी को कब रिलेट करेगा? जब इनके डिफरेंस का मॉडुलस मल्टीपल ऑफ 4 है. सिमिलरली वन को भी कौन से एलिमेंट्स रिलेट करेंगे? जिनके साथ वन के डिफरेंस का मोड मल्टीपल ऑफ 4 होगा. तो अब आप देखिए, हम इसको लिखेंगे कैसे? लिखिए, लेट बी बी द सेट ऑफ एलिमेंट्स, बी द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1. इट मीन्स बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जिनका 1 से डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 होगा. तो अब इसको हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में. Let R is equal to the element A, collection of elements A such that A minus 1 mod is a multiple of 4. हाँ जी बेटा, अब आप यहां देखिए इधर. Now it means R is the collection of all ordered pairs जिसके साथ इसके डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4. अब आप देखिए, जब मैं ये कह रही हूं मल्टीपल ऑफ 4, इट मीन्स इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स सच दैट a माइनस 1, दिस इज मल्टीपल ऑफ 4. मीन्स या तो 0 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए, या 12 होना चाहिए, लाइक दिस. ये मल्टीपल ऑफ 4 बनेंगे. अब आप सीधी सी बात है, मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं. सबसे पहले 1 माइनस 1, इट मीन्स 1 माइनस 1 तो 0 होता ही है. हो गया क्लियर? मल्टीपल ऑफ 4. अब किस एलिमेंट्स में से मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूं? दैट इज, मेरे पास क्या आ जाए? 4 आ जाए. देखिए 5 होगा, इट मीन्स 5 माइनस, दैट इज 1 माइनस 5 मोड 4 हो जाएगा ये. दिस इज इक्वल टू 4. अगेन वी हैव 9 माइनस 1.
1 minus 9 or 9 minus 1, one and the same thing. This will be equal to your 8. Next देखो 9 के बाद 13 minus 1 12. 13 मेरे पास है नहीं, इसका मतलब only which elements are related to 1, that is 1 5 9. ये हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे. Therefore 1 5 9 are related to एलिमेंट 1. ये हमने फाइंड आउट करना था. बेटा ये जो पार्ट है, दिस इज अगेन इट कैन बी गुड फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन. ये प्री बोर्ड्स में एक दो बार ये क्वेश्चन आया हुआ है. कोई भी एलिमेंट दे देते हैं, कह देते हैं फाइंड द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू दिस एलिमेंट. तो आपने ये वाला पार्ट ध्यान से करना है. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. मींस मेरे को वो सारे एलिमेंट्स इसमें से फाइंड आउट करने हैं जिनको अगर मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट करूं तो मल्टीपल ऑफ 4. मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा? 0 4 8 12 एंड 16. मींस कोई अगर मैं 4 की टेबल ले लूं तो जो उसमें आएंगे वो एलिमेंट्स आने चाहिए, वो नंबर्स आने चाहिए यहाँ पे. तो आपने इस पोर्शन को भी ध्यान से करना है. ऐसे अगर वो आपसे पूछते हैं फाइंड, अगर सपोज कर लो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 होता तो मैं 3 की टेबल देखती. 3 zeros are 3, 3 ones are 3, 3 twos are 6, फिर 0 3 6 9 लाइक दिस, उस तरह से आने चाहिए. अगर डिविजिबल बाय 5 या मल्टीपल ऑफ 5 है तो 5 की टेबल्स बननी चाहिए. 0 5 10 15 20 लाइक दिस. आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने इसको समझना है. वो क्वेश्चन में कुछ भी लिख के दे सकते हैं. ऐसे सपोज कर लो वो आपको सेट ए दे देते हैं, वो आपको रिलेशन आर दे देते हैं, साथ में लिख देते हैं फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है. क्लियर टू एवरीवन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो मेरे बच्चे, मैंने रिलेशन को बहुत धीरे धीरे 3 पार्ट्स में डिस्कस किया है. जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसको अच्छे तरह से करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने इसको डिटेल में किया है. लेकिन जो बच्चे ज्यादा नहीं, उनको लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे या हमसे ये नहीं होगा, तो वो और कुछ भी ना करें. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इनकी डेफिनेशन लर्न करके कोई भी रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो. जो क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, जैसे पार्ट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट या सेकंड पार्ट हो गया. उसके बाद पार्ट 2 में 2 and 5 आपको इंपॉर्टेंट बताया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये दोनों इंपॉर्टेंट है. केवल इतना कर ले, क्योंकि 4 मार्क्स का एक सिंपल क्वेश्चन, दे विल बी इन पोजीशन टू अटेम्प्ट दैट. वो अगर उतना भी कर लेंगे तो चल जाएगा. क्लियर? अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. अब यहां पे रिलेशन क्या है मेरे पास? व्हेन a इज इक्वल टू b. अब कुछ भी नहीं, यहां पे देखिए, हम इसको बस चेंज करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से ये सब चलेगा. अब यहां पे रिलेशन को क्या लिखेंगे हम? व्हेन a इज इक्वल टू b. यहां पे कुछ भी, कोई मॉडुलस नहीं, कोई कुछ नहीं. अब आप देखिए, हर एक नंबर अपने आप के इक्वल होता है, तो मॉडुलस हटा देंगे. a minus a is equal to 0, which is, sorry, यहां पे मैं लिखूंगी as for any a belonging to capital A is equal to a. हर एक नंबर अपने आप को इक्वल है, तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव हो गया. अब आप देखिए सेकंड पार्ट सिमेट्रिक में. अब हमें यहाँ मल्टीपल ऑफ 4 या मॉडुलस कुछ भी नहीं लिखना. हमने क्या लिखना है? देखो इधर, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से. a b belonging to R, this implies a is equal to b, this implies b is equal to a, therefore b comma a it belongs to R. हो गया? therefore R is reflexive. इस टॉपिक में सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरू में भी बताया था, सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस तुम्हें वो डेफिनेशन याद होनी चाहिए. देन ट्रांजिटिव, फॉर ए बी सी बिलोंगिंग टू ए, सेट ए के कोई भी 3 एलिमेंट्स ले ले, सबके लिए ये ट्रू होना चाहिए. ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर. यस, व्हाट आई विल बी राइटिंग? ए इज इक्वल टू बी, yes, AB belongs to R, this implies A is equal to B, and BC belongs to R, this implies and B will be equal to C. From here what you get? A is equal to C. Now it implies A comma C, it belongs to R, therefore R is transitive.
वेरी इजी, देखिए therefore R is an equivalence relation, ये मैंने उसके लिए लिखा हुआ था, बिल्कुल उसी तरह से चल रहा। अब हमें find the set of all the elements related to 1, हाँ जी, let B be the set of elements related to 1। यहां में हमारे रिलेशन की क्या वैल्यू है, that is it belongs to, this is the collection of elements A such that A is equal to, this is the collection of all the elements B such that B is equal to A, equal to 1, sorry, such that B is equal to 1, means वो सारे एलिमेंट्स जो 1 के इक्वल है, तो नेचुरल है 1 के इक्वल तो केवल एक ही एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, therefore elements, this is equal to, आप केवल यहां पे लिखिए केवल 1 आएगा, as 1 is equal to 1, 1 के इक्वल केवल 1 हो सकता है, इसलिए the elements related to 1, this is equal to 1 only। तो अब हम क्या लिखेंगे, therefore elements related to 1 is equal to 1, ये उसको सेट में डाल दो। हम इसको ये भी कहते हैं दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। एनसीईआरटी में इक्विवेलेंस क्लास की बात नहीं की गई है, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। ऐसे हम हर एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं, और जो भी इक्विवेलेंस क्लास हर एलिमेंट्स की होंगी, या तो वो सेम होंगी या वो डिसजॉइंट होंगी। क्लियर, मैं इसको यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किया, अगर कुछ बच्चे उसको करना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकती है, उसको मैं बना दूंगी, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। यहाँ पे बस हमें ये लिखा हुआ था फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, तो हमने 1 को केवल 1 ही रिलेट करेगा, और उसको हमें करली ब्रैकेट्स में लिखना है। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 मींस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 लिखकर स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज इक्वल टू 1, केवल 1 आएगा। जैसे पिछले में हमने निकाला था 159, तो उसमें क्या था, दैट इज इस क्वेश्चन में रिलेटेड टू 1 में हमने निकाला था 1 को क्या क्या रिलेट कर रहे थे, 1, इट मींस ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, 159 जो हमने अभी निकाला था। क्लियर, आई थिंक अब आपको ये 8 एंड 9 दोनों क्वेश्चंस पूरे क्लियर हो गए होंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। यस स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से है। क्या है देखिए इधर, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। यहां पे हमें ए क्या दे रखा है, सबसे पहले तो यहां पे लिखो ए, ये नंबर्स ना होकर दिस इज द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, तो मैं यहां पे ए क्या लिखूंगी, सेट ऑफ, set A of all triangles, set of all triangles, clear। अब R is equal to T1, T2 such that T1 is similar to T2, तो हम R की जगह पे क्या लिखेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से इसको भी कैरी ऑन करते जाएंगे। यस, मैं यहाँ पे इसको पूरा क्यों रब कर रही हूँ, देखिए इधर, R is the collection of ordered pairs T1, T2 such that T1 is similar to T2। Yes, you can write it as 10th क्लास में हमने सिमिलैरिटी का क्वेश्चन पढ़ा था, पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं सिमिलर ट्राइंगल्स पे, तो उसका क्या सिंबल होता है, T1 सिमिलर टू T2। लो जी, हमने ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, वेयर T1 and T2 they belongs to, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, T1 and T2 it belongs to the set A, that is the set of all triangles। अब आप देखिए यहाँ पे नंबर था तो A लिखते थे, अब यहाँ पे T1 for any T1 belonging to A, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, T1 similar to T1 as, यस यहाँ पे देखिए फॉर एनी, अगर मैं सेट ए में से कोई भी ट्राइंगल ले लूं, कोई भी ट्राइंगल अपने आप को सिमिलर है, देयरफॉर इट इज एन रिफ्लेक्सिव। तो हम यहाँ पे
अगर T1 ना भी लिखें, फॉर एनी T बिलोंगिंग टू A, T इज सिमिलर टू T, कोई भी ट्राइंगल अपने आप को सिमिलर है तो इट मीन्स therefore R is reflexive. For any triangle belonging to A, T is similar to T, therefore T comma T, it belongs to A. That is A comma A belongs to A. यहाँ पे हमने अब क्या लिख दिया? T comma T it belongs to A. Therefore R is reflexive. क्यों? For any T belonging to A, T is similar to T. हम यहाँ अदरवाइज आप इसको वर्ड्स में लिख दीजिए अगर आपको कंफ्यूजन होने लगती है तो. For any T belonging to A, as every triangle is similar to itself, is similar to itself, therefore is similar to itself, therefore T comma T it belongs to R. हर ट्राइंगल अपने आप को सिमिलर है तो इसलिए T T it belongs to R, therefore R is reflexive. Now सिमेट्री के लिए for T1 comma T2 belonging to A, T1 comma T2 it belongs to R. This implies T1 is similar to T2. This implies T2 is similar to T1. क्योंकि अगर ट्राइंगल T1 T2 को सिमिलर है तो T2 भी T1 को सिमिलर है. Then this implies T2 comma T1 it belongs to R. हमने ये ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखना है. Therefore R is symmetric. T1 comma T2 belonging to R. This implies T2 comma T1 it belongs to R. Therefore R is symmetric. अब हम चलते हैं ट्रांजिटिव. For ABC belonging to A, यहाँ पे हम 3 ट्राइंगल्स ले लेंगे बिल्कुल उसी तरह से. वहां पे नंबर्स थे, यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल्स हैं. बस हमने वो देखना. For T1 comma T2 comma T3 belonging to A. Yes, T1 comma T2 and T2 comma T3, T1 comma T2 belonging to R and ट्रांसिटिविटी में एंड होता है and T2 comma T3 belonging to R. Yes, T1 comma T2 it belongs to R. It implies T1 is similar to T2 and T2 comma T3 it belongs to R. It implies T2 is similar to T3. Now T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3. This implies T1 is similar to T3. Now what does this implies? T1 comma T3 it belongs to R. अब आप देखिए T1 T2 belonging to R and T2 T3 belonging to R. यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया? T1 T3 it belongs to R. Therefore relation R is transitive. Therefore R is an reflexive, symmetric and transitive. Therefore it is an equivalence relation. देखिए बेटा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वो जैसे स्टेंसिल होती है ना, उसमें अब नंबर्स ना फिट करके ट्राइंगल्स लिख दीजिएगा. इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले कराया 12th. 11th भी ऐसा है लेकिन वो पॉइंट्स के साथ है. ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. दैट इज इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? 3 ट्राइंगल्स दे रखी है. एक का नाम T1 है, उसकी साइड्स 3 4 5 है. दूसरे का नाम T2 है, उसकी साइड्स है 5 12 13. T3 है 6 8 10. Which triangles among T1 T2 T3 are related? अब आप देखिए इन तीनों ट्राइंगल्स में से किसकी रिलेटेड कब रिलेट करेंगे? जब वो सिमिलर होंगी. हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे? जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी. तो अब हमने यहाँ पे यही चेक करना है, इसीलिए मैंने जान करके इसको साइड्स को एक दूसरे के नीचे लिखा है. अब आप फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल में जरा रेशो देखो. 3/5, 4/12,
नेक्स्ट क्या है 5/13। देखो क्या ये इक्वल आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स नॉट सिमिलर। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूं। आगे अगर मैं इसी को इसके साथ करती हूं T1 और T3, तो हम क्या लिखेंगे? देखिए 3/6 1/2 का रेशो आ रहा है, इसमें भी 1/2 का, 5/10 1/2। इसका मतलब इनकी T1 और T3 की साइड्स सिमिलर है। T1 और T1 और T3 की साइड्स का रेशो सेम है, तो इसका मतलब इनकी जो साइड्स का रेशो अगर सेम है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? ये सिमिलर हो जाएंगे। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? यहां पे ये तो इक्वल नहीं आ रहा, बट साइड्स ऑफ triangle T1 are 3, 4, 5. Sides of triangle T2 are यहाँ जी क्या है वो? 6, 8 and 10. And 3/6 1/2, 4/8 भी 1/2, 5/10 भी 1/2। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3/2 is equal to 4/8 is equal to 5/2. This is equal to 1/10. Means their ratios are same. The sides are proportional. Therefore, T1 is similar to triangle T2. Therefore, T1 T2 को रिलेट करेगी। Which triangle से मैम T1 T2 T3 are related? तो हम क्या लिखेंगे? Therefore, T1 is related to T2। बस इसमें इनके साइड्स का रेशो देखकर हमें बताना था कौन सी ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगी और कौन सी ट्राइंगल रिलेट करेगी। बाकी ये तो वैसे ही था। क्लियर? देखो बेटे, जैसे हमने ये क्वेश्चन ट्राइंगल वाला किया, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल ऐसा है, लेकिन उसमें ट्राइंगल न लिख के उन्होंने पॉलीगॉन कर दिया। यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर है, उसमें पॉलीगॉन्स आर सिमिलर। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि आप वो खुद कर सकते हो। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वहां ट्राइंगल्स ना होके पॉइंट्स है। आओ देखते हैं क्या ये क्वेश्चन। पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ो। Show that the relation are in the set of points in a plane. अब जो सेट A है वो मेरा क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। तो मैं यहां सेट A की जगह पे क्या लिखूंगी? लेट A बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। हाँ जी, तो हम लिखेंगे दिस इज आंसर 11। लेट A बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। क्लियर? हाँ जी, अब आप देखिए आगे। आर इज द रिलेशन, क्या रिलेशन है? ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ 2 पॉइंट्स P and Q such that distance of point P from the origin is same as the distance of point Q from the origin, then we have to prove that it is an equivalence relation. अब बच्चों को ये क्वेश्चन टफ भी लगता है, थोड़ा डिफरेंट भी लगता है। बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, आप बस इसमें इमेजिनेशन की जरूरत है, या फिर आप इसको यहाँ पे देखो। मैं आपको इसको डायग्राम से समझाती हूँ, आपको 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। इवन इसका ये नेक्स्ट पार्ट भी। Further show that the set of all points related to a point P is a circle passing through P with center as origin। यहां से तो हमारा ये आंसर शुरू हुआ है। यहां देखिए, इधर मेरे को क्या दे रखा है? रिलेशन आर इन द सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। मेरे पास ये एक प्लेन है और मेरे को सेट ए दे रखा है सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन। यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, नेचुरल है, अनगिनत इन्फिनिट पॉइंट्स आर देयर। ये मतलब इन ऐसे आप बहुत से पॉइंट्स हैं। क्लियर? अब रिलेशन आर को कैसे डिफाइन किया गया है? यस, व्हाट इज द रिलेशन आर? आर इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स पी एंड क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी
from origin is same as distance of point Q from origin. from origin, ठीक है। ये मैं इसको रुकिए यहां पे लिख देती हूं, फ्रॉम ओरिजिन। ये मेरा रिलेशन आर है। ये मैंने जान करके पहले वर्ड्स में लिखा जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। अब हम इसको अपनी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। कैसे, देखिए आर इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ 2 पॉइंट्स, इसीलिए इनको कैपिटल लेटर में लिखा गया। जबकि वैसे अगर हमने एलिमेंट्स लिखने हो तो हम उनको स्मॉल लेटर, स्मॉल ए स्मॉल बी, क्योंकि पॉइंट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एक तो आपने ये ध्यान देना। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द ओरिजिन, लेट ओरिजिन इट इज डिनोटेड बाय ओ। यहां पे मैंने पॉइंट पी ले लिया। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन मैं इसको ऐसे डिनोट करूंगी, दैट इज ओपी मॉडुलस। डिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू ओ क्यू। पी क्यू को कब रिलेट करेगा, जब उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से दूसरे पॉइंट क्यू के इक्वल होएगी। क्लियर? वेयर आप लिख सकते हो P and Q they belong to the set A। सेट ए मेरे पास क्या है, दिस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। बस आपने इतने समझने पे ज्यादा जोर लगाना है। अब ये मेरे पास रिलेशन आर हो गया। अब आप सीधी सी बात है, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से उसके इक्वल होएगी। इसका मतलब हर एक पॉइंट अपने आप को रिलेट कर लिया। मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से उसके इक्वल ही होएगी। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब मैं इसको यहां पे कैसे लिखूंगी। फॉर एनी पॉइंट P, for any point P belonging to the set A, as अगर मैं कोई भी इस सेट ए में पॉइंट P ले लूंगी, as OP mode is equal to OP mode, क्योंकि इस पॉइंट के डिस्टेंस ओरिजिन से उसी के इक्वल है। OP mode is equal to OP, therefore P, P it belongs to R, तो ये R को बिलोंग कर गया। Therefore R is reflexive। लो जी, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट, हमने बस ट्राइंगल ना करके अब हम पॉइंट्स करते जाएंगे। चीज हमारी बिल्कुल वही की वही। सिमेट्रिक में क्या करते थे, लेट फॉर कोई 2 पॉइंट्स ले लिए, पॉइंट्स P and Q belonging to the set A, ordered pair P, Q, it belongs to the relation R। कोई ordered pair P, Q belong कर रहा है, then this implies OP mode is equal to OQ mode। This implies OQ mode is equal to OP mode। मीन्स यहां पे देखिए, इधर यहां पे एक पॉइंट P है, मान लो एक और पॉइंट Q है। अब इस तरह से है, पॉइंट P की डिस्टेंस ओरिजिन से, दैट इज ओपी मोड किसके बराबर है, ओक्यू मोड के बराबर है। अगर ये इक्वल होएगी तो इसका मतलब ये इस रिलेशन आपको बिलोंग करेगा ना। तो हमने यही कहा, लेट ए बी बिलोंगिंग टू ए लिखा करते थे, हमने यहाँ पे क्या लिखा, पी क्यू बिलोंगिंग टू आर। कोई भी 2 पॉइंट्स का ऑर्डर्ड पेयर इसको कब बिलोंग करेगा, जब उनकी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। अगर पी क्यू आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ओपी किसके बराबर है, ओक्यू के बराबर है। अब नेचुरल है, अगर ओपी ओक्यू के बराबर है तो ओक्यू किसके बराबर होएगा, ओपी के बराबर होएगा। देयरफॉर दिस इंप्लाइज QP it belongs to R, therefore R is symmetric। लो जी, सिमेट्रिक हो गया। अब ऐसे ट्रांसिटिविटी में हम 3 पॉइंट्स ले लेंगे, बिल्कुल वही का वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बस हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, नंबर्स है तो नंबर्स लिखने हैं, ट्राइंगल्स है तो ट्राइंगल्स लिखनी है। ऐसे लाइंस का क्वेश्चन है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कराया, तो लाइंस लिखेंगे। यहाँ पे पॉइंट्स हैं तो हम पॉइंट्स लिखेंगे। यस, ट्रांसिटिविटी की क्या डेफिनेशन थी, किन्हीं भी 3 पॉइंट्स, लेट P, Q, R belonging to the set A
इस प्लेन में मैंने कोई भी 3 पॉइंट्स ले लिए, सच दैट let PQ this belongs to this, P comma Q belongs to R and Q comma R it belongs to R. Now PQ belongs to R. What does this implies? P की डिस्टेंस ओरिजिन से Q की डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए. Okay. And QR it belongs to R. It means distance of Q from origin, distance of R from origin के बराबर होनी चाहिए. यहां पे हमने एक और पॉइंट ले लिया, कहीं पर भी ले लो, सपोज कर लो हमने यहाँ पे ये लो यहाँ पे ले लिया R. नॉट नेसेसरीली हियर, यहाँ पे तो डिस्टेंस की बात है, आप कहीं पर भी ले सकते हो. सपोज कर लो मैंने यहाँ पे ले लिया R, यहाँ पे कहीं पर भी ले सकते हो. बस क्या कंडीशन है, P की डिस्टेंस ओरिजिन से Q के बराबर होनी चाहिए और Q की डिस्टेंस ओरिजिन से R के बराबर होनी चाहिए. लो जी, अब जब इनकी डिस्टेंस बराबर हो गई, नाउ OP इज इक्वल टू OQ, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ OP OQ के बराबर है और OQ OR के बराबर है, तो डिस्टेंस ऑफ P दिस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ R. इट मींस P और R पॉइंट्स की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम हो गई. दिस इंप्लाइज PR it belongs to the relation. Therefore, PQ belonging to R, QP belonging to R. This implies PR belongs to R. Therefore, R is transitive. Yes, beta. Now this relation is reflexive, symmetric and transitive. Therefore, it is an equivalence relation. ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. वेरी इजी, बस इस ये इमेजिनेशन आपको चाहिए. ये आपने समझना है कि प्लेन में पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स कब रिलेट कर रहे हैं, अगर उनके डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है. अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट. क्या है नेक्स्ट पार्ट? फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P, लेकिन वो पॉइंट P ओरिजिन नहीं होना चाहिए. यहां देखिए बेटा, मैंने एक पॉइंट P ले लिया. अब इस P को कौन कौन से पॉइंट रिलेट करेंगे जिनके डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होएगी, इसके OP के इक्वल. मान लो मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, इसकी डिस्टेंस सेम है, इसका नाम S रख दो. यहाँ पे एक और पॉइंट ले लिया, इसकी डिस्टेंस भी ओरिजिन से सेम है. यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट ले लिया, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस OP के इक्वल है, सबकी डिस्टेंस सेम आ रही है. यहाँ पे एक और पॉइंट ले लिया, इनके नाम अलग अलग रखते जाओ, T लिख दो, M लिख दो, N लिख दो. जितने भी ये पॉइंट्स आएंगे जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से इस P के बराबर है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे पॉइंट्स P को रिलेट कर जाएंगे. और नेचुरल है, इन सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस अगर ओरिजिन से सेम है, तो ये सारे वो पॉइंट्स हो जाएंगे जो इस सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, और ये सर्कल कहां से पास होगा, पॉइंट P से पास होगा. यही चीज बस हमने यहाँ पे बतानी है. पहले आपने इसको समझ लिया, अब इसको देखिए. शो दैट सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P. इस पॉइंट P को जितने भी पॉइंट्स रिलेट कर रहे हैं, कौन से पॉइंट रिलेट करेंगे, जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से P के बराबर होगी. अगर इन सबके डिस्टेंस ओरिजिन से P के बराबर हो गई, देन कलेक्शन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स whose distance from the origin is the same, then they will form a circle. तो यही चीज उसने कही है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू P. और ये सर्कल कहां से पास करेगा, P से पास करेगा, इन सभी पॉइंट से भी पास करेगा. और साथ में ये क्या कहा, विद, ये सर्कल कौन सा होएगा, विद सेंटर एट O. क्लियर. अब उसने ये कहा जो ये पॉइंट P है, ये केवल ओरिजिन नहीं होना चाहिए. देखो बेटे, अगर ये ओरिजिन हो जाएगा तो ये सर्कल तो बनेगा ही नहीं. इसलिए उसने कहा इस ओरिजिन को छोड़कर, मान लो मैं पॉइंट यहाँ पे ले लेती हूँ तब भी ये एक सर्कल बनेगा, अगर इधर लेते हो तब भी ये एक सर्कल बनेगा. मींस ये पॉइंट P आप कहीं पर भी इस प्लेन में ले सकते हो, और जितने भी पॉइंट्स होंगे उनकी डिस्टेंस ओरिजिन से अगर इस OP के बराबर है, तो नेचुरल है ये सारे के सारे पॉइंट्स इस P को रिलेट कर जाएंगे. एंड कलेक्शन ऑफ, क्योंकि इनकी डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल है, एंड सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स whose डिस्टेंस आर इक्वल, दे फॉर्म ए सर्कल. तो अब हमें इसी चीज को लिखना कैसे है, अब हम ये सीखते हैं. नाउ उसने कहा शो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P. तो सबसे पहले लिखो लेट B be the set of points related to point P.
मान लो कि बी वो सेट है, उन पॉइंट्स का सेट है जो बी को रिलेट कर रहे हैं, तो इट मीन्स मैं क्या लिखूंगी, बी दिस इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट क्यू such that distance of point Q from the origin is equal to the distance of point P from the origin, where Q it belongs to set of points that is A. इसका मतलब B में वो सारे पॉइंट्स आएंगे जिसके डिस्टेंस ओरिजिन से P के बराबर होगी। क्लियर? अब आप देखिए, अब the collection of all those points whose distance from the origin is equal to the P, तो ऐसे सभी पॉइंट्स की कलेक्शन को क्या बनेगी, क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स क्यू whose distance from a fixed point origin, कौन सा पॉइंट है वो, origin is same, so therefore it will form a circle. Therefore P is the collection of points Q such that this is the collection of all those points Q is a circle passing through point P, passing through point P with center at origin. बोलिए जी, यही हमें चीज प्रूव करनी थी। क्लियर टू एवरीवन? मींस ये उन सभी पॉइंट्स की कलेक्शन हो जाएगा जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव डन मोस्टली ऑल द क्वेश्चंस। बस एक पॉलीगॉन का वो बिल्कुल ट्रायंगल की तरह है, आगे लाइंस का क्वेश्चन है, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था। नाउ आई हैव डिस्कस दिस टॉपिक रिलेशन एक्सरसाइज इन 3 पार्ट्स। आप सभी बच्चे इनको ध्यान से करोगे, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट आप सब बच्चे इनको बहुत अच्छी तरह से कर लोगे। जो बच्चे इतना नहीं कर पाएंगे वो केवल रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, जो ये तीनों होएगा वो क्या होएगा हमारे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन होएगा। इसके डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, 2, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 ये कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको एक ट्रेंड भी आ जाएगा, वो कोई भी सिंपल क्वेश्चन आएगा तो वो उसको कर सकते हैं। ओके बेटा, आज हम रिलेशन फिनिश करते हैं आज यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट करेंगे।